हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जिसने 2 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सभी विषय एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये यूपी टेट की वीडियो ये दोपहर में 2 बजे आती है। और इसके अलावा चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें आज हमने जो पहला लिया है ये लिया है इंग्लिश का। ठीक है, तो ये पैसेज है, इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। पैसेज में क्या दिया है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो चलिए पैरा स्टार्ट शुरू करते हैं। द महात्मा's remarkable wife Kasturba did not object when he failed to set aside any part of his wealth for the use of herself and their children. Married in early youth, Gandhi and his wife took the vow of celibacy after the birth of several sons, a tranquil heroine in the intense drama that has been their life together. Kasturba Bai has followed her husband to prison, shared his 3-week fast, and fully borne her share of his endless responsibilities. तो ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जी विल? ऑप्शन इसमें दिए हैं। शी फेल्ट क्वाइट अनहैप्पी, शी वॉज एस्टोनिश्ड, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग, या फिर ऑप्शन डी है शी डिसाइड टू डिस्कस द मैटर विद हर पेरेंट्स। तो अगर आप इस पैराग्राफ को 1-2 बार और पढ़ेंगे तो इसमें से आपको इजीली क्वेश्चन आंसर इसमें फाइंड आउट हो जाता है ना। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो देखो, जो 21 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। Read the poem given below and answer the question that follow by selecting the most appropriate option. तो इंग्लिश में आपने देखा होगा एक तो पैराग्राफ जरूर आएगा और दूसरा मतलब पैराग्राफ छोटा सा ही होता है, 1-2 मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और दूसरा इसमें पोएम भी होती है। ठीक है, तो इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपका ये बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये पोयम दी है तो इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द वर्ड आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, द मून लाइक अ फ्लावर इन हेवंस हाई बोर, with silent delight sits and smiles on the night, farewell green fields and happy groves, where flocks have took delight, where flocks have took delight, where lambs have nibbled, साइलेंट मूव्स द फीट ऑफ एंजल्स ब्राइट। तो ये छोटी सी पोएम है। अब इसमें ये क्वेश्चन दिया है। द इवनिंग स्टार रेजेज व्हेन द वर्ड लीव देयर नेस्ट, इट इज मिडनाइट, इट इज डॉन, या फिर द सन डिसेंड इन द वेस्ट। तो क्वेश्चन इसमें दिया है द इवनिंग स्टार रेजेज व्हेन, तो ये कब होता है? तो ये होता है द सन डिसेंड इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। फाइंड आउट विच इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, कॉम्प्लीमेंट या फिर क्वालिफायर। तो इसमें 23 का सही आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, द क्वालिफायर ये सब्जेक्ट के भाग हैं, है ना। जबकि जो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट दिया है ये क्या है? ये विधेय है, यानी कि प्रेडिकेट है। इसका मतलब क्या होता है? विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है, तो विधेय का भाग है, अतः विकल्प सी कॉम्प्लीमेंट इसमें राइट आंसर होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, इसमें 23 का सही है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें हमें वर्ब भरना है, तो कौन सा इसमें राइट होगा?
आइदर मुन्नी और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा या फिर विल हैव आएगा। तो क्या आएगा इसमें? तो देखो, when two subjects are joined, why or the verb is usually singular, hence option A यानी कि has is correct. Either मुन्नी और चुन्नी has lost her pen, है ना, has lost her pen, इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। इसमें से कौन सा है एडवर्ब? एपेक है, फेस है, मीक है या फिर फरी है। तो क्या फेस क्या है? इसमें देखो सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपेक, ठीक है, APACE। इसका मतलब होता है तेज गति से। ये क्या है? ये इसमें एडवर्ब दिया है। फेस इसमें क्या है? फेस यानी चेहरा, ये है नाउन। और फेस भी होता है, फेस मतलब होता है सामना करना, तो ये इसमें वर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर फेस की बात कर रहे हैं तो ये नाउन है चेहरा, और अगर फेस हम किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ वर्ब है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इसमें विकल्प मीक। मीक माने होता है शांत या फिर विनम्र। मीक क्या है? ये एडजेक्टिव दिया है इसमें। मीक क्या है? एडजेक्टिव दिया है। फरी मिस होता है अत्यधिक गुस्सा करना। फरी मिस क्या होता है? अत्यधिक गुस्सा। तो ये हो जाता है नाउन हो जाता है। तो इसमें जो एडवर्ब जो दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें दिया है द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, वॉन्ट्स, इज वांटिंग, वॉज वांटिंग या नन ऑफ द अबव। ये कौन से है? ये टेंस में से दिया है ना, तो इसमें से कौन सा सही आएगा? इसमें आंसर कौन सा सही है? तो 26 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए वॉन्ट्स। क्या है? ऑप्शन नंबर ए वॉन्ट्स इसमें सही होगा। दिए गए रिक्त स्थान पर विकल्प ए वॉन्ट्स भरा जाएगा। इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, यानी कि हेड मास्टर आपसे बात करना चाहता है। द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो इसमें आ आएगा, द आएगा, वन आएगा या फिर एन आएगा। तो ये बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा इसमें? अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। क्या हो जाएगा? अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ये किस में से लिया है? आर्टिकल्स में से लिया है ना? किस में से लिया है? आर्टिकल्स में से लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड? स्यूट, क्लॉथ, रोव या फिर पूल। तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पूल। तो वर्ड पूल गोज टुगेदर विद स्विमिंग टू अ फॉर्म अ न्यू वर्ड, यानी क्या होगा? न्यू वर्ड क्या होगा? स्विमिंग पूल होता है ना? स्विमिंग पूल होता है। इसमें क्या बोल रहा है? स्विमिंग के बाद क्या इसमें न्यू वर्ड लगाना है, तो इसमें क्या है? स्विमिंग पूल हो जाता है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस? आई, मी, यू और माइन। क्या है इसमें पॉजेसिव केस? तो अब पॉजेसिव केस शोज ऑनरशिप, माई, हिज, हर, योर्स, माइन, हुज, दीज ऑल आर शो ऑनरशिप। कौन कौन सी ऑनरशिप इसमें है? माई, हिज, हर, योर्स, माइन, ये क्या है? ये सभी दीज ऑल शोज ऑनरशिप है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, विच, दैट, हु, whom। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसमें हमें प्रोनाउन बताना है, वो भी कौन सा? प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें कौन सा है? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट हो जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अच्छा ये हमारी इंग्लिश के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे कुछ साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनको देखते हैं, ठीक है। फटाफट आप भी बताइए, मेरे बताने से पहले आप इनको क्वेश्चन आंसर, इसके जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर ज़रूर बताएं। अपनी नोटबुक लेके बैठें जिससे कि पता चल जाए कि आपकी भी इसमें कितनी तैयारी है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक
अदिश राशि है, भार है, आवेग है, यंग का मापांक है या फिर त्वरण है। तो इसमें से हमें क्या पूछा है? अदिश राशि पूछी है ना, पढ़ा होगा आपने अदिश और सदिश। तो इसमें से अदिश राशि कौन सी है? तो इसमें देखो जो अदिश राशि दी है ये है ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापांक। कौन सी दी है? ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापांक। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। और उसमें क्या होता है? उसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है ना। इन राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, गुणा, भाग तथा घटाया जा सकता है। जैसे यंग का मापांक हो गया, या और एग्जाम्पल हो गए द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, है ना, दूरी हो गई। ये सभी क्या है? ये अदिश राशि के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है? संचरण कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, अपवर्तन या फिर वितरण। तो क्या कहलाती है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर एक लंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? वेग मापा जाता है, हवा का द्रव्यमान मापा जाता है, हवा की गति मापी जाती है या फिर तापमान मापा जाता है। तो बताइए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हवा की गति। क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है। जो एनीमोमीटर है उससे हवा की गति मापी जाती है। ये पृथ्वी तल के पवन का वेग मापता है ना। पृथ्वी तल के पवन का वेग मापा जाता है। सबसे अधिक प्रचलित पवन वेग मापी में रॉबिन्स कप एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम एनीमोमीटर की खोज किसने की थी या फिर किस सन में हुई थी, तो ये हुई थी 1450 में लियोन बाटिस्टा ऑलव्रेती ने की थी। ठीक है। और प्रचलित कप एनीमोमीटर की खोज किसने की थी? तो ये की थी 1845 में डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्सन द्वारा की गई। डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्सन द्वारा की गई। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे तेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील या फिर सोना? तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ये आप जानते हैं बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें बॉक्साइट, ब्रोमाइड, डायोस्पोर तथा लोहे के 2 ऑक्साइड की अल्प मात्रा में मिली होती है। और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में और बिहार में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में पाया जाता है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? अब इसमें कौन सी बात गलत दी है? हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है। या फिर प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्बल समस्थानिक है। इसमें से हमें पूछा है कि कौन सी बात इसमें गलत दी है ना, गलत दी है। तो इसमें जो गलत दिया है ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। ये इसमें गलत दिया है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो ये आप जानते होंगे किसका होता है पीएच मान 7? शुद्ध जल का होता है, H2SO4 का होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है या फिर HCl का होता है? तो ये होता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? कॉकरोच में, मनुष्य में, चूहा में या फिर पक्षी में? तो किसमें होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच में। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए,
कॉकरोच में होता है, ये होता है खुला नाड़ी संबंधित तंत्र पाया जाता है, किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इंसुलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है या फिर एमाइलेज है? तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज, है ना। पढ़ा है आपने बीटीसी या बीएड में, डीएलएड में पढ़ा होगा आपने। एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है, जो क्या करता है, जो पाचन में सहायक होता है ना। ये एंजाइम प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग? तो जो डॉट्स नामक जो रोग है, जो बीमारी है, ये किसके लिए किया जाता है? नामक इलाज, हाँ, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग के लिए। किसके लिए? क्षय रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। लाइसोसोम्स को, राइबोसोम्स को, डिक्टियोसोम्स को या फिर फैगोसोम्स को? तो किसको कहे जाते हैं कोशिकाओं के आत्मघाती बैग? तो ये कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को, है ना। ये पढ़ा होगा आपने, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, पाई है एक, पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या फिर पूर्णांक है? तो पाई क्या है? ये है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? पृथ्वी का कितना भाग है जो कि जल से ढका हुआ है? 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है या फिर आधा है? तो पृथ्वी का 3/4 भाग, कितना? पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि 71% जल से ढका है। इस भाग को क्या बोलते हैं हम? जलमंडल बोलते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा प्राप्त होता है। और अगर जैसे अलग अलग बात कर ली जाए, जैसे महासागर में कितना होता है या फिर बर्फ के रूप में कितना है ना, या फिर भूमिगत कितना है? तो देखो, महासागरों या फिर समुद्र की बात की जाए तो ये है 97.0%। ये अनुपयोगी है, महासागर को जब हम यूज़ तो करते नहीं है ना। बर्फ के रूप में बात की जाए तो ये कितना है? 2% है। क्या बर्फ के रूप में हम यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है भूमिगत नदियाँ, झीलें, इसकी बात की जाए तो ये कितना है? सिर्फ 1%, और ये हम यूज़ करते हैं, है ना। भूमिगत नदियाँ और झीलों का जो पानी है, जो वाटर है, वो हम यूज़ करते हैं, और ये कितना है? सिर्फ ओनली 1% है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। CO2, NO2, O2 या फिर SO2? तो पेड़ पौधे क्या है? वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। अवशोषित करके वे अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये है ऑक्सीजन, जो कि वो वातावरण में छोड़ते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, तभी बोलते हैं पेड़ लगाने चाहिए, है ना। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में क्या बढ़ती जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और जो वातावरण है वह क्या हो रहा है? असंतुलित हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? वटेश्वर मेला है, नैना देवी मेला है, कुंभ मेला है या फिर सिंहस्थ मेला है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कुंभ मेला। कौन सा है? कुंभ मेला। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में लगने वाले कुंभ मेले को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से?
तो गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणवीर सिंह हुड्डा या फिर श्री शेर सिंह। तो इसमें ये पूछा है कि कौन इसमें से संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये थे ऑप्शन नंबर सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। तो अगर हम संविधान सभा की बात कर लेते हैं तो इनकी 2 बैठकें हुई थी, ठीक है। संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, जिसमें कि संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी। हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे और इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। तो ऑप्शन इसमें दिए हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तीसरे में दिया है मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है और नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो अब इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है या फिर गलत दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है, जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 सत्य है और थर्ड वाला गलत है। 1, 2, 4 सही है और इसमें थर्ड वाला गलत दिया गया है। तो राष्ट्रीय झंडे यानी कि नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपरी जो भाग है वह कैसा होता है? केसरिया रंग होता है, सेफ्रॉन होता है, जो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। अगर हम झंडे के बीच में मिडिल वाला बात करते हैं, वाइट कलर सफ़ेद रंग, ये शांति का प्रतीक माना जाता है। झंडे में जो बना जो चक्र है वह क्या है? ये प्रगति का सूचक माना जाता है। तथा झंडे के सबसे नीचे हरा रंग यानी कि जो ग्रीन कलर है वह खुशहाली का प्रतीक होता है। तो इसमें 1, 2, 4 तो सही दिए हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है ये इसमें गलत दिया है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1978, 1980, 1985 या फिर 1986? तो कब हुआ था? वनों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित अथवा उससे अनुषांगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए 27 दिसंबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH2 है, NH3 है, NH7 है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH44 है, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है और इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। NH2 नहीं है, NH3 नहीं है और NH7 नहीं है। कौन सा है? NH44 है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर ने, BD सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या फिर खुदीराम बोस ने? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। यह शुरू में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था थी जिसका गठन सावरकर द्वारा किया गया था और इसकी अगर हम शाखाएं की बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी थी, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। और इसमें जो वार्षिक सम्मेलन है वह एक तरह से गुप्त रूप से होता था। फिर 1906 में सावरकर लंदन चले गए और फिर भी यह संस्था चलती रही। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो भारत में इनको क्या कहा जाता है? नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता कहे जाने वाले कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने भारत में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया था। इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी, है ना। तो इसमें देखो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय इसमें सही आंसर। तो इन्होंने पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की थी, किसने? राजा राम मोहन राय ने। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यहाँ से CDP स्टार्ट है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या फिर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मंज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु युग्मंज, या ब्लास्टोसिस्ट युग्मंज अंडाणु शुक्राणु, या फिर अंडाणु शुक्राणु युग्मंज ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें से कौन सा सही दिया गया है? इसका जो सही क्रम है ये है ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु शुक्राणु युग्मंज और ब्लास्टोसिस्ट। सही है इसमें क्रम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है? गेट्स व अन्य ने, मॉर्गन और गिलीलैंड ने, स्किनर ने या फिर क्रॉनबेक ने? तो किसका कथन है? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये जो कथन है ये किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, गेट्स एवं अन्य ने। किसने दिया है? गेट्स व अन्य ने ये कथन दिया है। तो बताइए सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, है ना। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये कहाँ के हैं? USA के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से नियम बताए हैं? 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। ठीक है, 3 नियम बताए हैं। पहला कौन सा है? पहला है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, अगला है प्रश्न। तो ये सारे CDP के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, वुडवर्थ, कोलर या फिर गेसाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों? तो बताओ SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये क्या, अच्छा SOR ये क्या है? SOR ये है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये है अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था SOR, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। और यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। तो इसमें जो सही आंसर है ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था SOR। अच्छा, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अंतर करना।
क्योंकि देखो किसी भी सूचना में अंतर करना या विभेद करना ये क्या है, ये संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि कौन सी इसमें विशेषता है जो प्रतिभा वाले विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनकी इसमें कौन सी इसमें सही दिया गया है। तो देखो, तो जिनकी बुद्धि लब्धि, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 130 से अधिक, 130 से अधिक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बालकों को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में उनको रखा जाता है। ऐसे बालकों के लिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वे थोड़ा मतलब कम प्रेरित अनुभव करते हैं, है ना, और जैसे ऊब जाते हैं। जैसे अगर आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, अगर जैसे उनको आ रहा है, जैसे हम कुछ भी करवा रहे हैं, जैसे उनको आ रहा है तो अरे मैम ये तो आता है, मतलब थोड़ा ऊब जाते हैं, है ना। अतः ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रम अधिगम शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है जो उनकी योग्यता का अधिक से अधिक विकास कर सकता है। तो इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो क्या होता है, तो वो थोड़ा कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य यानी देखना, आँख है ना, अदृश्य ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, आँख होती है, प्रेरित होती है, वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। जैसे श्याम पट्ट हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गए, मॉडल हो गए, ये सभी क्या है, दृश्य साधन है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा अगला है क्वेश्चन, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। तो ये आपने पढ़े होंगे, परीक्षण पढ़ा है ना, तो ये पढ़े होंगे आपने। तो बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा। गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति के विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। निदान कर रहे हैं हम, सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा अगला है क्वेश्चन, एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, पहला है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ये तो गलत है। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना, क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। क्या ऐसा होता है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता, ये भी सही नहीं है। इसमें है ऑप्शन नंबर डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो आप कैसे लेके आएंगे, ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे। तो देखो, इसमें जो राइट आंसर जो दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे।
अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है तथा ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है, जैसे कि उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं, बताओ क्या होते हैं? रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना और उपरोक्त सभी। तो ये सभी होते हैं। जिला चिकित्सालय का क्या कार्य होता है? रोगों का निदान करना भी होता है, उपचार करना होता है, परामर्श करना होता है ना। डॉक्टर क्या करते हैं? जिला चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति होती है। इसका कार्य क्या होता है? निदान करना, उपचार, देखभाल, परामर्श, पुनर्वास, सेवाएं प्रदान करना। ये सभी कार्य किसके हैं? जिला चिकित्सालय के। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अच्छा, अब है नेक्स्ट। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अब कौन सी समझ है उसकी? प्रतीकात्मक विचार है, अहम केंद्र चिंतन है, कार्य कारण है या फिर विपर्य चिंतन है। तो क्या है ये? तो ये है, इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्य कारण है। क्या है? कार्य कारण है। किसी अन्य वस्तु के उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को क्या बोलते हैं हम? कार्य कारण संबंध कहा जाता है। बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ क्या है? कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। तो बताओ, सबसे बढ़िया जो आकलन किया जाता है उसका उपयुक्त तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, या फिर आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें आंसर? तो देखो, जो इसमें जो राइट आंसर है, जो सही दिया गया है, वह क्या है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। वास्तव में जब जैसे पाठ्यक्रम है, जैसे हम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उद्देश्य का निर्धारण, पाठ्य वस्तु का संगठन, पाठ्य वस्तु क्रिया या फिर मूल्यांकन शामिल होते हैं। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में भी उद्देश्य निर्धारण करना प्रारंभिक बिंदु और आकलन अंतिम बिंदु होता है। आकलन में शिक्षण विधियों में संशोधन, परिमार्जन किया जा सकता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। देखो, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आप एग्ज़ाम में। तो वीडियो को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, और जो कुछ लग रहा है कि ये हमें नहीं आ रहा तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या फिर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अगर हमसे बच्चों के बारे में पूछ रहा है तो अपने आप को खुद ही इमेजिन कर लो कि हाँ भाई, हम ही बच्चे हैं, है ना। और अगर जैसे शिक्षक के रूप में पूछता है तो आप खुद को ही इमेजिन करेंगे कि हम ही शिक्षक हैं, तो आगे चल के आप भी शिक्षक ही होने वाले हैं, है ना। तो आपको बच्चों को ही संभालना है वहाँ पे। तो शिक्षक, ये खुद को ही इमेजिन कर लो, अगर बच्चे का क्वेश्चन पूछ रहा है तो खुद को ही एक बच्चा मान लो, तभी वो बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। आपके जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों पे या फिर शिक्षक पे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। तो अब इसमें बच्चे के बारे में पूछा तो खुद को एक बच्चा मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या दिया है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बच्चों के बारे में पूछा है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इसमें जो सही है वह क्या है? देखो, एक तो है बच्चे समस्या समाधान करता है। क्या है? बच्चे समस्या क्या है? समाधान करता होते हैं। दूसरा है इसमें बच्चा वैज्ञानिक शोध करता होता है। बच्चा क्या होता है? वैज्ञानिक शोध करता होता है।
और फिर जो तीसरा दिया है, ये दिया है इसमें बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं और बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता भी होते हैं, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। बी सी और डी, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते क्योंकि वे किसी उद्दीपक या फिर क्रिया के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। इसमें राइट आंसर क्या है, बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या फिर सीखने की अनुपस्थिति। तो क्या होगा इसमें आंसर, तो देखो इसमें जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं, है ना। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। शिक्षक इन त्रुटियों को प्रतिपुष्टि मानता है और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन त्रुटियों को निराकरण भी करता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीडीपी के तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, है ना। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा डैश के कारण रोता है। अब किसके कारण रोता है, वियोग दुश्चिंता के कारण, सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण या फिर अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो किसके कारण रोता है बच्चा, जैसे उसकी बच्चे की दादी है, अब उसे उसकी माँ की गोद से ले लिया तो बच्चा रोने लगा। तो क्यों रोने लगा वो, है ना। तो इसमें देखो जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। अब देखो कैसे, चूंकि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है ना, ये हम जानते हैं। और मूल प्रवृत्तियां बालक की स्वाभाविक व जन्मजात क्रियाएं होती हैं। वह अपनी भावनाएं रोककर व्यक्त करता है। अतः जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चे में क्या है, संवेगात्मक उत्पत्ति होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए बच्चा फिर रोने लगता है क्योंकि बच्चे में क्या है, संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है। तो उसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। तो सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय से, प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव। तो देखो इसमें जो सही आंसर है ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण संबंध। क्या है, अर्थपूर्ण संबंध। जब व्यक्ति का किसी विषय वस्तु या घटना या फिर परिस्थिति से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है तो वह क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करता है, जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। या जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अर्थपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित हो जाता है तो यह अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। तो इसमें क्या है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्तंभिकृति। स्तंभिकृति कहते हैं, क्या करते हैं, स्तंभिकृति कहते हैं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस चल रही हैं, जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये दोपहर में 2 PM पर आती है, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।